गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। थोड़ा सा डिले हो गया बेटा टेक्निकल इशू के कारण, तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ से छोड़े थे वहीं से बिगिन कर रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल्स देख रहे थे। बायोमॉलिक्यूल्स में हमने अमीनो एसिड देखा और अमीनो एसिड के बाद हम प्रोटीन देख रहे थे ना। प्रोटीन में हमने बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर कल देखा कि देयर आर 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, विद एग्जांपल्स हमने देखा था। उसके बाद बेस्ड ऑन शेप, इसमें कौन कौन सा टाइप है। बेस्ड ऑन शेप में आपके पास 2 टाइप पढ़ना है आपको। एक पढ़ना है फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, एंड सेकंड इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है कि उस फाइबर जैसा कुछ प्रोटीन होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं। ये जो प्रोटीन होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। फॉर एग्जांपल केराटिन प्रोटीन, अपना हेयर, नाखून है ना, ये सब कभी नहीं भीगते हैं, तो ये सब वाटर इनसॉल्युबल। एग्जांपल केराटिन प्रोटीन। ठीक। ग्लोब्यूलर प्रोटीन कुछ ग्लोब्यूलर शेप का होता है, कुछ इस तरीके का ग्लोब्यूलर शेप का होगा, है ना, ग्लोब्यूलर शेप का होगा, और ये वाटर सॉल्युबल होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। इस प्रोटीन में खास बात ये है कि इसमें जो पोलर अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का ही बना होगा प्रोटीन, तो पोलर अमीनो एसिड्स जो हैं, एग्जांपल कल अपन देखे थे ना, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, वेलिन, क्या नाम है इसका, आर्जिनिन, लाइसिन, जितने भी चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, चार्ज अमीनो एसिड है, पोलर अमीनो एसिड, वो आउटर सरफेस में होते हैं, प्रोटीन के आउटर सरफेस में होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये प्रोटीन है, जैसे ये प्रोटीन है, तो यहाँ पे बाहर में जितने भी ये जो अमीनो एसिड्स होंगे, यहाँ बाहर की तरफ, ये कहाँ क्या होंगे, पोलर अमीनो एसिड होंगे। ये कौन से अमीनो एसिड होंगे, पोलर। पोलर अमीनो एसिड बाहर साइड रहेगा, तो ये वाटर में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। पोलर मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है ना, नॉर्मल सी बात है। तो नॉन पोलर अमीनो एसिड अंदर की ओर होंगे। ठीक है, नॉन पोलर अमीनो एसिड अंदर की ओर होंगे और पोलर अमीनो एसिड बाहर की ओर होंगे, जो इसको वाटर सॉल्युबल बनाएंगे। कौन सा प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका एल्बुमिन। ठीक है, आपके ब्लड में मिलने वाला प्रोटीन, ब्लड में एक प्रोटीन मिलता है जिसका नाम है एल्बुमिन, 52% अप्रॉक्स रहता है। ठीक है, ऑस्मोलरिटी मेंटेन करता है, ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने वाला प्रोटीन है ये एल्बुमिन। और जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी एंजाइम आपको पता है, डाइजेशन में पढ़े आप, जहां जहां एंजाइम जो भी पढ़े हो, सभी एंजाइम कैसे होते हैं, ग्लोब्यूलर इन नेचर होते हैं। इसके अलावा क्या बेटा, ब्लड दिख रहा है, लेट्स चेक। अभी दिख रहा है क्या बेटा, दिख रहा है ना। चलो दोबारा बता देना। हाँ, कुछ स्क्रीन में प्रॉब्लम मेरे को भी लग ही रहा था आज, तो अगर कुछ इशू हो तो बता देना। ठीक है, चलो दोबारा देख लो आप। बेस्ड ऑन शेप, शेप के आधार पे फाइब्रस प्रोटीन है, फाइबर जैसा शेप होगा, जैसे कि हमारा हेयर्स है ना, हेयर्स किस प्रोटीन का बना हुआ है, केराटिन प्रोटीन का। नाखून, खूर जो ये सब होता है केराटिन प्रोटीन का। ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। दूसरा शेप होता है ग्लोब्यूलर शेप का, राउंड राउंड ग्लोब्यूलर शेप का होगा। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। कैसे वाटर सॉल्युबल होते हैं बोलने से आपको बोला मैं कि पोलर अमीनो एसिड्स जो होंगे ये प्रोटीन के आउटर सरफेस में होंगे, तो पोलर क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर अमीनो एसिड अंदर की ओर होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि एक गोला सा बन गया प्रोटीन ऐसे फोल्ड होके, तो अंदर नॉन पोलर है और बाहर क्या है, पोलर अमीनो एसिड है। इसका एग्जांपल हम ये देखिए कि एल्बुमिन, ये आपके ब्लड में मिलता है, मैं बताया आपको 52% होता है, ऑस्मोलरिटी मेंटेन करता है। ये एल्बुमिन प्रोटीन कैसा है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, तभी तो ये ब्लड में सॉल्युबल होकर घूम रहा है ना, वाटर सॉल्युबल होगा। एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन, कोलाजन, जो भी पढ़ोगे सब कुछ किसमें आ जाएगा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में आ जाएगा। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन नाम में देखो ग्लोब्यूलिन है ना, ग्लोब्यूलर प्रोटीन।
ठीक है, आपका एंटीबॉडी है ना, इम्यूनोग्लोबिन किसको बोलते हैं, आईजी, एंटीबॉडी को बोलते हैं। तो ये हो गया आपका बेस्ड ऑन सेट कौन कौन सा प्रोटीन है। इसके अलावा आपको आई बिलीव टेबल नंबर 9.5, टेबल नंबर 9.5 में कुछ प्रोटीन्स दिया हुआ है, ठीक है, उसको मैं डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। पहला एग्जांपल आपको दिया हुआ है कोलाजन, ठीक है। कोलाजन क्या करता है, कोलाजन एक प्रोटीन है जिसका काम है इंटरसेलुलर सब्सटेंस या फिर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बनाने में हेल्प करता है। जैसे मान लो कि ये सेल्स हैं बहुत सारे, तो इस सेल के बीच का जो ये खाली स्पेस में जो ये मैट्रिक्स होता है, इसमें क्या भरा होता है, कोलाजन भरा होता है, इंटरसेलुलर। अगर सेल के अंदर होता तो उसको इंट्रा बोलते, दो सेल के बीच में है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोल रहे हैं, राइट। आजकल अपने पास बहुत सारा फेस वॉश, क्रीम, ये सब आता है जो कोलाजन लिखे रहता है ना। तो कोलाजन बढ़ाने से क्या होता है, जैसे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बढ़ेगा, चेहरा थोड़ा खिला खिला दिखता है, फूला फूला दिखता है ना, इसीलिए कोलाजन को बढ़ा के रखना चाहिए। विटामिन सी खाओगे तो कोलाजन बनते रहता है, तो विटामिन सी से भी चेहरा ग्लो करता है। तो आपको देखते हो कि कई प्रकार का आजकल विटामिन सी का सीरम, विटामिन सी का क्रीम, फेस वॉश, बहुत कुछ आ रहा है, ये सब इधर से काम करते हैं, क्लियर। दूसरा आपको दिया हुआ एग्जांपल ट्रिप्सिन, ये ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे मेरे को याद आ रहा है मैं बता दे रहा हूं आपको। ट्रिप्सिन ये एक एंजाइम है जो कि आपको डाइजेशन में हेल्प करता है ना। डाइजेशन में क्या डाइजेस्ट करता है, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को तोड़ के पेप्टोन्स बनाता है, प्रोटीन को तोड़ के, ठीक। तीसरा नंबर है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ये आपका एंटीबॉडी है। ये क्या है, एंटीबॉडी जो फाइट करता है, एंटीजन को पकड़ता है, उसको पकड़ के खत्म करता है सिस्टम से, राइट। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर आप देखेंगे यहाँ पर इंसुलिन। 4 नंबर क्या देख रहे हैं, इंसुलिन को मैं आपको बताता हूं, देखो इंसुलिन क्या करता है। जैसे मान लो पहले यहाँ पे देख रहे हैं इंसुलिन कैसे काम करता है आप समझो, ठीक है। सिर्फ नाम के साथ फंक्शन याद नहीं, कैसे काम करता है ये भी समझना चाहिए हमको। तो इंसुलिन जैसे मान लो ये क्या करता है कि लोअर द ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। अगर ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है तो एक डिजीज हो जाता है जिसको मधुमेह, डायबिटीज बोलते हैं ना। तो डायबिटीज क्यों होता है, क्योंकि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है ना। ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन रहेगा तो शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। तो मान लो कि आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपका शुगर लेवल बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि डाइजेस्ट होगा, पॉलीसेकेराइड डाइजेस्ट होकर कार्बोहाइड्रेट जितना भी ग्लूकोज से एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुंच गया, ब्लड में पहुंच गया। तो ये आपका मान लो कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ गया। ये ब्लड वेसल है, एग्जांपल ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज बढ़ा तो ये जो वेसल्स है ये आपके पैंक्रियास के पास भी जा रहा है। पैंक्रियास में कुछ सेल्स होते हैं जो सेंस कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है। तो पैंक्रियास एक हार्मोन बना के रिलीज कर देता है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। तो इसको हम लिख लेते हैं कि सीक्रेटेड बाय पैंक्रियास, ठीक है, अग्नाशय होते हैं ना, पैंक्रियास से सीक्रेट हो गया। सीक्रेट होने के बाद ये इंसुलिन आएगा और यहाँ पे मान लो कि सेल्स हैं, ब्लड वेसल के आजू बाजू में आपके बॉडी में सेल्स भरे पड़े हैं ना। सेल्स के ऊपर में रिसेप्टर होता है, सेल के ऊपर में क्या होता है, रिसेप्टर, ग्राही बोलते हैं, रिसेप्टर्स हिंदी में ग्राही बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिसेप्टर्स पे आपकी ये जो इंसुलिन बना था, ये हार्मोन आके इस सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर है इसके ऊपर ऐसे आके बाइंड हो जाएगा, क्लियर। तो इसको यहाँ पर बड़ा करके देखूं तो मान लो कि ये सेल है, इसके ऊपर ये रिसेप्टर पे ये इंसुलिन हार्मोन आके बैठ गया, ठीक है। ये अंदर सिग्नल देगा अंदर, ये न्यूक्लियस है मान लो, ये अंदर सिग्नल देगा कि भैया ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लो, ले लो, है ना। तो ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए सिग्नल देगा। तो जैसे ही क्या होगा, अब ये ब्लड वेसल बाजू से जा रहा है, यहाँ से ये सेल क्या करेंगे, अब ग्लूकोज को लेने लगेंगे।
तो जैसे ही ग्लूकोज को लेने लगे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल वापस कम हो गया। इस तरीके से इंसुलिन काम करता है। ठीक है, पहला बात हो गई कैसे काम करता है आप समझे। दूसरा बात देखो, जैसे ये सिग्नल मिला तो ग्लूकोज डायरेक्ट एंट्री नहीं मारेगा सेल में, डायरेक्ट एंट्री मार ही नहीं सकता ग्लूकोज सेल में, उसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसको पकड़ के ग्लूकोज को अंदर ले जाए सेल। तो जैसे ही इंसुलिन से इसको सिग्नल मिलेगा तो ये क्या करता है, एक नया चैनल प्रोटीन बनाता है। चैनल प्रोटीन ऐसे करके एक प्रोटीन होगा जो बीच में चैनल फॉर्म करेंगे, यहां से अंदर घुस सकता है ग्लूकोज। ठीक है, ये प्रोटीन्स होते हैं। तो चैनल बना रहे हैं, चैनल बोलने से एक रास्ता बना रहे हैं, तो ऐसे प्रोटीन को चैनल प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चैनल प्रोटीन से होता हुआ ग्लूकोज अंदर जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान से देखना, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा, पैंक्रियास ने सेंस किया कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है। उसके बाद पैंक्रियास ने इंसुलिन रिलीज किया, इंसुलिन आया और सेल के रिसेप्टर पे बाइंड हुआ। इंसुलिन के लिए रिसेप्टर है, सबका अपना अपना रिसेप्टर था, तो इंसुलिन का अपना रिसेप्टर सेल के ऊपर प्रेजेंट था। सेल इंसुलिन को सिग्नल दिया, इन सिग्नल मिलने से इसने क्या किया, इस सेल ने क्या किया, एक नया चैनल प्रोटीन बनाया। इस चैनल प्रोटीन का नाम है GLUT4। लास्ट एग्जांपल 9.5 टेबल में लास्ट एग्जांपल लिखा हुआ ये वाला GLUT4। इसका पूरा नाम देख लो GLUT4 का, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन 4, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन 4। ठीक है, क्या नाम है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन 4। तो ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए ट्रांसपोर्ट करने वाला प्रोटीन 4 नंबर वाला। ठीक है, ग्लूट 1 2 3 4 काफी सारा होता है, ये 4 नंबर का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो GLUT4 जैसे ही इंसुलिन से सिग्नल मिला, इस सेल ने क्या किया, बहुत सारे GLUT4 बना के इस सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर में बना दिया। अब जैसे ही सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर GLUT4 बन के आया, ग्लूकोज यहाँ से अंदर घुसने लगा, ग्लूकोज अंदर घुसने लगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, वापस नॉर्मल हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से ये पूरा काम करता है। तो चौथा इंसुलिन देखे और 5वां नंबर क्या देखे अपन, GLUT4। ठीक है, ये पूरा एग्जांपल आपका 9.5 टेबल में कंप्लीट हो गया। आई बिलीव कोई एक आध एग्जांपल मैं छोड़ रहा हूँ, आप देख लेना टेबल को। ठीक है, तो एक बार इसको देखो फिर मूव कर रहे हैं आगे।
चलो आगे चलते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम बायोमोलिक्यूल्स में देखने जा रहे हैं एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स आप बहुत सुने होंगे, एंजाइम्स को एक बार देख लेते हैं कैसे काम करता है। व्हाट आर एंजाइम्स, क्या एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। मोस्ट बोल रहे हैं, ऑल नहीं बोल रहे हैं। मोस्ट बोल रहे हैं, बोलने से कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है राइबोजाइम। एक्सेप्शन क्या है? राइबोजाइम। क्या होता है देखो, 23S R RNA, ये RNA है, न्यूक्लिक एसिड एक टाइप का ना, RNA RNA 23S राइबोसोमल RNA। RNA को क्या बोल रहे हैं? राइबोसोमल RNA। राइबोसोम में एक RNA होता है जिसका नाम है 23S R RNA। ये एंजाइम की तरह काम करता है। एंजाइम की तरह काम करता है किसमें? बैक्टीरिया में। ठीक है, तो ये RNA है बट एंजाइम की तरह काम कर रहा है, जबकि एंजाइम्स जनरली क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो ये हो गया एक्सेप्शन। इसके अलावा RNA स्प्लाइसिंग। RNA स्प्लाइसिंग क्लास 12th में ही इसको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनर्टेंसी चैप्टर आएगा, वहां पे ये टॉपिक पढ़ेंगे। RNA स्प्लाइसिंग, RNA को तोड़ने वाला, स्प्लाइस करने वाला ना, ये भी यहाँ पे भी RNA एंजाइम की तरह काम करता है। तो ये एक्सेप्शन है। ऐसा RNA जो एंजाइम की तरह काम करता हो उसको नाम देते हैं राइबोजाइम। क्या नाम देते हैं उसको? राइबोजाइम नाम देते हैं। RNA विच वर्क एज ए एंजाइम। ठीक है, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट अब क्या लिखेंगे इसमें कि एंजाइम वर्क्स इन एक्वस सॉल्यूशन। एंजाइम वर्क्स इन एक्वस सॉल्यूशन। किसमें वर्क करते हैं? एक्वस, कुछ लिक्विड सॉल्यूशन होना चाहिए उसमें वर्क करते हैं। ड्राई कंडीशन पे ये काम नहीं करेंगे। एंजाइम्स आर सॉल्युबल इन नेचर। एंजाइम्स कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल मतलब कैसे होंगे? ग्लोबुलर प्रोटीन्स होंगे। कैसे होंगे? ग्लोबुलर प्रोटीन्स हो गया। अभी देखे थे अपन ना शेप के हिसाब से, ग्लोबुलर प्रोटीन। मैं आपको वहां पे एग्जांपल बताया था, जितने एंजाइम्स हैं सब कैसे होंगे? ग्लोबुलर होंगे। इतना बात हो गया। अगला पॉइंट, एंजाइम्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर पीएच में काम करते हैं, बेटर वर्क करते हैं। इस पीएच और टेम्परेचर जिसमें ये प्रॉपरली काम करते हैं उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे हमारा एंजाइम, सोच लो ह्यूमन का एंजाइम 37 डिग्री हमारा बॉडी का टेम्परेचर है इनसाइड। तो हमारा जितना भी बॉडी का एंजाइम से वो अडॉप्ट हुए हैं इस तरीके से कि 37 डिग्री में वो बेस्ट काम करके आपको देंगे। क्लियर? तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो अलग अलग एंजाइम्स के लिए अलग अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम पीएच अलग अलग होता है ना, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिज्म कि कहां पे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये देख रहे हैं कि एंजाइम्स पर्टिकुलर टेम्परेचर पीएच में बेटर वर्क करते हैं, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम ये देखते हैं कि क्या है। मान लो आपके पास प्राइमरी प्रोटीन है, इधर NH2 ग्रुप है, इधर COOH। प्राइमरी से क्या बनता है? सेकेंडरी बनता है। प्राइमरी से क्या बन गया? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। सेकेंडरी से फिर क्या बनता है? टर्सरी बनता है। कुछ इस तरीके से ग्लोबुलर शेप का, ऐसे क्या बन गया? ये टर्सरी स्ट्रक्चर बन गया, है ना। टर्सरी स्ट्रक्चर ही क्या होता है? फंक्शनल एंजाइम होता है। ये बात तो क्लियर है हमारे पास कि टर्सरी स्ट्रक्चर ही क्या होता है? फंक्शनल एंजाइम होता है। क्लियर? तो जब टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है, इसको एक बार दोबारा यहाँ पे देखो, कुछ इस तरीके से टर्सरी स्ट्रक्चर बना। तो जब टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है तो इस पे कई प्रकार के आपको गड्ढा गड्ढा दिख रहा होगा कई जगह। जैसे ये एक गड्ढा हो गया, यहाँ एक गड्ढा हो गया, ये एक कैविटी हो गया, पॉकेट बोल सकते हो, बेटर वर्ड गड्ढा की जगह
पॉकेट, कई सारा पॉकेट बन जाता है जब ये टर्सरी स्ट्रक्चर में फोल्ड होता है। इस पॉकेट्स को हम क्या बोलते हैं? पॉकेट्स। इस पॉकेट्स को हम बोलते हैं क्रीवाइस। एक टर्म दिया हुआ है आपको, इस पॉकेट्स को हम क्या बोलते हैं? क्रीवाइस। सो लॉट ऑफ क्रीवाइस फॉर्म इन ए सिंगल प्रोटीन। एक सिंगल एंजाइम में बहुत सारे क्रीवाइस बनते हैं। आउट ऑफ मेनी क्रीवाइस, इसमें से आउट ऑफ मेनी क्रीवाइस या फिर बोलो पॉकेट, वन ऑफ देम वर्क एज ए एक्टिव साइट, वर्क एज ए एक्टिव साइट। इसमें से कोई एक साइट ऐसा होगा जो कि एक्टिव साइट की तरह काम करेगा। एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के बारे में देखो क्या क्या लिखते हैं अपन। एक्टिव साइट, एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट इज ए पॉकेट, which is highly specific, to substrate। कोई सबस्ट्रेट इसके अंदर आके बाइंड हो सकता है ना, कोई सबस्ट्रेट इसके अंदर आके बाइंड हो सकता है और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, कोई भी आके बाइंड नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों स्पेसिफिक होता है? इसका मेन रीजन है कि प्रेजेंस ऑफ आर ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक आर ग्रुप, है ना। तो अमीनो एसिड में हम देखे थे कि वेरिएबल आर ग्रुप होता है, तो अमीनो एसिड्स में आर ग्रुप है। जब ये फोल्ड हुए तो फोल्ड होने से यहाँ पे जो ये अमीनो एसिड है, यहाँ जो अमीनो एसिड है, ये सब जो ये एक्टिव साइट को बना रहे हैं, इसका जो स्पेसिफिक, ये अमीनो एसिड अलग होगा, ये अलग होगा, सेम भी हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक अमीनो एसिड होगा लेकिन एक सिंगल एंजाइम में, राइट। तो इस अमीनो एसिड का आर ग्रुप भी अलग अलग होगा सबका, है ना। ये आर ग्रुप भी क्या होगा? अलग अलग होगा। अब ये हर एक एंजाइम में ये आर ग्रुप अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो कि एक एंजाइम देख रहे हैं अपन, ट्रिप्सिन, अभी देखे थे ना। तो ट्रिप्सिन में जो ये एक्टिव साइट होगा, जहां पे आपके प्रोटीन बाइंड होगा, प्रोटीन का सबस्ट्रेट है, प्रोटीन को वो तोड़ के क्या बनाएगा? पेप्टोन्स। तो ट्रिप्सिन बाइंड होने के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक आर ग्रुप होगा। ये किसी और एंजाइम में जाके ये प्रोटीन बाइंड नहीं हो सकता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या है? इट इज ए पॉकेट व्हिच इज हाईली स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट, या फिर सीधा लिख सकते हो कि सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को आप क्या बोलते हो? एक्टिव साइट बोलते हो। एक्टिव साइट क्या है? एक पॉकेट है। कैसा पॉकेट है? लॉट ऑफ पॉकेट फॉर्म्स ड्यूरिंग टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्म। उसमें से कोई एक पॉकेट हैविंग स्पेसिफिक आर ग्रुप वर्क एज ए एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट जाके बाइंड होता है। बाकी जगह बाइंड होने का कोई फायदा नहीं है। एक्टिव साइट में बाइंड होगा सबस्ट्रेट तो वो प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है बात इतना? ठीक है, इसके आगे चलते हैं। तो एंजाइम्स जब काम करते हैं बेटा, तो एंजाइम्स वर्क जब करते हैं तो दो टाइप के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। पहला होता है फिजिकल चेंज, है ना। आपको ये एनसीईआरटी में थोड़ा कहानी के रूप में बता रहा है, तो मैं भी बता देता हूँ। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि ओनली शेप चेंजेस, सिर्फ शेप बदलेगा बस, ओनली शेप चेंजेस। यहाँ पे नो केमिकल बॉन्ड, नो केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स और ब्रोकन डाउन, फॉर्म्स और ब्रोकन डाउन। यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड ना टूटेगा ना बनेगा, सिर्फ शेप चेंज होगा। ऐसे वाले चेंजेस को अपन फिजिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंजेस में क्या होगा? न्यू केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, न्यू केमिकल बॉन्ड्स क्या होंगे? बनेंगे, ठीक है, और टूटेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंजाइम काम करता है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि एंजाइम कैसे फंक्शन करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है वो समझते हैं। उससे पहले एक पॉइंट देखो कि एंजाइम्स क्या कर रहा है, एंजाइम का फंक्शन क्या है। तो एंजाइम्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है एंजाइम, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अपन क्या बोलते हैं? रेट इज इक्वल टू, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी।
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट बनना पर यूनिट टाइम कितना रेट हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। क्लियर। एक एग्जांपल अगर समझे अपन, तो एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि H2O प्लस CO2, वाटर प्लस CO2 आपकी बॉडी में ही बनता है, राइट। CO2 बनता है टिश्यू साइड पे, है ना, टिश्यू साइड पे बना, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, तो दोनों साइड एरो लगाएंगे। इससे बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये कहां बन रहा है, ये आपके ब्लड में बन रहा है। कहां बनता है, आपके ब्लड में बनता है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन 1 घंटा में 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर बनता है, 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर। 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनते हैं H2CO3 के, ठीक है, नॉर्मल बिना एंजाइम के। और एंजाइम लगा दो अगर आप H2O प्लस CO2, इसमें अगर एंजाइम लगा दो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये एंजाइम होता है आपके ब्लड में मिलता है, जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये एंजाइम लगा दिए तो ये एंजाइम इस रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। इससे फिर से H2CO3 बनेगा, लेकिन अब रेट जो होगा 6 लाख मॉलिक्यूल, 6 लाख मॉलिक्यूल, सॉरी लाख लिख रहे हैं तो 6 क्यों लिख रहे हैं, 6 लाख मॉलिक्यूल पर आवर। देखो 200 मॉलिक्यूल्स प्रति घंटा बन रहा था, पर आवर 200 मॉलिक्यूल्स बन रहा था। अपने आप ने एंजाइम लगा दिया तो ये रिएक्शन का रेट इतना बढ़ गया कि 6 लाख मॉलिक्यूल, कहां 200 और कहां 6 लाख ना, तो 6 लाख मॉलिक्यूल पर आवर बनने लग गया। इतना फास्ट कर देता है एंजाइम इस रिएक्शन को, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। तो ये हाईएस्ट, ये सबसे ज्यादा कोई एक ऐसा एंजाइम विच इंक्रीजेस, सबसे ज्यादा इंक्रीज करता है, तो वो एंजाइम यही है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, ठीक है। इसको और एक वर्ड देखो, एक वर्ड और बता रहा हूं आपको यहाँ पे, इसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है एंजाइम में, इसको एक वर्ड देते हैं टर्नओवर नंबर, टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर क्या होता है, यही होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसी को अपन बोलते हैं टर्नओवर नंबर। कि सबस्ट्रेट आया, बाइंड हुआ, प्रोडक्ट बन के रिलीज, सबस्ट्रेट आया, बाइंड हुआ, प्रोडक्ट बन के रिलीज, कितना टर्नओवर है ना। तो 6 लाख मॉलिक्यूल पर आवर बनाता है, इतना स्पीड से बनाता है, ये टर्नओवर नंबर है किसका, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। तो आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि हाईएस्ट टर्नओवर नंबर कौन से एंजाइम का है, सीधा आंसर करोगे आप कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सभी एंजाइम का टर्नओवर नंबर अलग अलग होता है। ये एक एंजाइम है जिसका हाईएस्ट टर्नओवर नंबर है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी एंजाइम इतना स्पीड से बढ़ा देते हैं, सबके सब बढ़ाते हैं, है ना, अलग अलग रेट से बढ़ाते हैं, सबका रेट अपना अलग अलग है। टर्नओवर नंबर आप याद रखना, ठीक है। इसको एक बार देखो, फिर आगे बढ़ रहे हैं, एंजाइम पे आगे चलते हैं।
हाउ डस एंजाइम वर्क, हाउ डस एंजाइम वर्क्स। तो आपके पास सपोज ये एंजाइम है, एंजाइम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई से, ठीक है, प्लस आपके पास सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट वो होता है जो एंजाइम के एक्टिव साइट में जाके बैठेगा, जिसको कन्वर्ट करके प्रोडक्ट बनाना है ना। तो ई के साथ में आपके पास क्या आ गया, सबस्ट्रेट आ गया, ठीक है। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ये अगर रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ध्यान रखना। इससे क्या बनेगा, ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। ES कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये आगे बढ़ेगा, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल था, यहां से वापस इधर जा सकते हैं, लेकिन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आगे बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और इसके आगे फिर बनेगा एक एंजाइम वापस अलग हो जाएगा और ये प्रोटीन बन, क्या प्रोटीन बोलता हूं, प्रोडक्ट बन के बाहर निकल आएगा। अब ये एंजाइम दोबारा से रिएक्शन स्टार्ट कर सकता है, फिर एक नया सबस्ट्रेट बाइंड होगा, ES कॉम्प्लेक्स, EP कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट अलग, ठीक है। ये रिपीट चलते रहता है। इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट हम यहां लिख सकते हैं कि एंजाइम डू नॉट गेट कंज्यूम्ड, एंजाइम डू नॉट गेट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। एंजाइम खत्म नहीं हो जाता है रिएक्शन में, इन द रिएक्शन एंजाइम ने सबस्ट्रेट को बाइंड किया, प्रोडक्ट बनाया, रिलीज किया, फिर से नया रिएक्शन, वही एंजाइम वही सबस्ट्रेट, नया रिएक्शन कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है। अब ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बाइंड होके ES कॉम्प्लेक्स बनाया, ES कॉम्प्लेक्स से फिर EP कॉम्प्लेक्स, ये जो पूरा बीच का स्टेज है ना, ये सबस्ट्रेट से क्या बनाना था, प्रोडक्ट। ये जो पूरे बीच का स्टेज जिसमें ES कॉम्प्लेक्स बन रहा है, EP कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इस स्टेज को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, और यू कैन कॉल दिस एज ए ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेज। तो यहां से हम अब ये समझेंगे कि कैसे एंजाइम काम कर रहा है। ये तो हो गया मैकेनिज्म, सिंपल लेआउट कि कैसे होता है रिएक्शन। अब इसको देखो, एंजाइम रिएक्शन को फास्ट कैसे करता है ये समझ रहे हैं। तो ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, वाई एक्सिस में आपके पास है एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, मान लेते हैं एक सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल ये है, ये सबस्ट्रेट है आपका, ठीक है, सबस्ट्रेट S, इसका एनर्जी लेवल ये है। सबस्ट्रेट एंजाइम में बाइंड हुआ, या फिर सबस्ट्रेट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बनने वाला है। तो प्रोडक्ट बनने से के लिए सबस्ट्रेट क्या होता है, ES कॉम्प्लेक्स, EP कॉम्प्लेक्स, मतलब ये इंटरमीडिएट स्टेज में जाएगा, ट्रांजिशन स्टेज में जाएगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेज में जा रहा है, एक हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांजिशन स्टेज पहुंचा, वहां से फिर वापस एनर्जी लूज करते हुए ये प्रोडक्ट बन गया। ये क्या बन गया, प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। और ये जो स्टेज है इसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है। तो सबस्ट्रेट क्या होता है कि धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट होते ट्रांजिशन स्टेज जाते फिर वो एनर्जी अपना लूज करते हुए क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल ज्यादा था, यहाँ सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कम है। इस टाइप के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे हीट एनर्जी क्या हो रिलीज हो रहा है, तो ये जो रिएक्शन है कौन सा है, एक्सोथर्मिक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। इस सबस्ट्रेट से लेके ये जो ट्रांजिशन स्टेज का जो एनर्जी लेवल है, ये जो गैप दिख रहा है आपको, इस गैप, ये जो एनर्जी लेवल है, सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल इतना था, वाई एक्सिस में क्या है एनर्जी, ये सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल है ये, ठीक है। सबस्ट्रेट से जो ट्रांजिशन स्टेज बन रहा है उनका एनर्जी लेवल काफी ज्यादा है। तो एनर्जी लेवल देखो, ये यहाँ पे ये इतना एनर्जी लेवल है, ठीक। तो ये एनर्जी लेवल से लेके ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि सबस्ट्रेट से लेके आपको ये ट्रांजिशन स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा, तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। और इसके लिए आपको क्या लगेगा, इतना सारा एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा। क्लियर है बात। और जितना आप अगर इतना एक्टिवेशन एनर्जी आप दे देते हो तो सबस्ट्रेट कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा,
प्रोडक्ट बन जाएगा। ये है प्लेन विदाउट इंजाइम, बिना इंजाइम के ऐसे काम करता है। इंजाइम लगा दो, इंजाइम लगाने से क्या होगा, सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल तो उतना ही रहेगा, लेकिन ये जो ट्रांजिशन स्टेज है इसका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो सेकंड डॉटेड वाला बनाया हूं मैं, इसको आप बोल रहे हो विथ इंजाइम, ठीक है। और ये वाला क्या था, विदाउट इंजाइम, ये बिना इंजाइम के। तो बेसिकली इंजाइम क्या कर रहा है, इंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस एनर्जी को कम कर दे रहा है। तो कम एनर्जी में जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो आप यहां पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, increases the rate of reaction by decreasing the amount of activation energy। एक्टिवेशन एनर्जी के अमाउंट को कम कर दो, इंजाइम कम कर देगा, कम करने से अब इतना ही एनर्जी लगेगा और वापस तुरंत क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। बिना इंजाइम के क्या लग रहा था, बहुत ज्यादा एनर्जी लग रहा था, ठीक है। तो ऐसे इंजाइम काम करता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आते रहता है, कैसे इंक्रीज करता है, तो आप बोलोगे डिक्रीज करके, किसको, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके। क्लियर है बात इतना, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंजाइम, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंजाइम्स। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंजाइम को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर आप देखोगे टेम्परेचर, ठीक है। क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर। तो आपको मैं जैसे एग्जांपल ले रहा, हम क्या कर रहे हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। ह्यूमन का इंजाइम, जैसे मेरे बॉडी से कोई एक इंजाइम निकालो, उसको चेक करो कि टेम्परेचर कम करने से, टेम्परेचर ज्यादा करने से इंजाइम में क्या इफेक्ट, उसके एक्टिविटी में क्या फर्क आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये ग्राफ ले लेते हैं, इधर हम ले लेते हैं वाई एक्सिस में एक्टिविटी, इंजाइम का एक्टिविटी ले लीजिए, इंजाइम कितना ज्यादा काम कर रहा है। और इधर वाई एक्स एक्सिस में ले लो आप टेम्परेचर, क्या ले लिए, टेम्परेचर। तो बीच में हम क्या ले लेते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस आपको मैं बताया कि मेरे बॉडी में 37 डिग्री है और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पे इंजाइम अपना बेस्ट फंक्शन करेगा, सबसे तगड़ा काम करेगा। तो ये हाईएस्ट लेवल एक्टिविटी, मान लो कि ये हाईएस्ट लेवल 37 में क्या एक्टिविटी है, हाईएस्ट, टॉप में निकालिए। 37 के ऊपर इधर 38, 39, 40 और 37 के इधर कम करोगे 35, 34, 32, इस तरीके से। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्टिविटी कम होगा, एक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम भी करोगे एक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। तो ये है ग्राफ विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से एंजाइम का एक्टिविटी क्या होता है, कम होता है। क्लियर है बात, है ना। इसको हम बोलते हैं, ध्यान से इसको देखो। तो अगर मैं यहाँ पे घंटी लगा दूं, ये बजाने के लिए आपके मंदिर में रहता है ना, तो ये कैसा दिख रहा है, बेल टाइप का, बेल बोलने से घंटी। तो इस कर्व को हम बोलते हैं बेल शेप कर्व, बेल शेप कर्व। आपको बताना है कि टेम्परेचर के साथ में कैसा कर्व बनेगा, तो आप डायरेक्ट आंसर करोगे बेल शेप कर्व बनेगा, कुछ घंटी नुमा आकृति बनेगी। क्लियर। दूसरा, इसको मिटा दो, क्या ये बीच वाला मिटा देता हूं इसको। दूसरा है एग्जांपल, दूसरा फैक्टर है पीएच। तो आपके बॉडी का पीएच आपको पता है 7.2 से लेके 7.4। ब्लड का पीएच इतना ही होता है। ब्लड में एंजाइम घूम रहे हैं, सेल्स में एंजाइम घूम रहे हैं, इतना ही पीएच पे सब काम कर रहे हैं। तो ये आपका ऑप्टिमम पीएच है। इस पीएच पे आपका एंजाइम सबसे बढ़िया काम करता है। तो एग्जांपल ये ले लो 7.2, तो इस पे सबसे बढ़िया टॉप एक्टिविटी एंजाइम। जैसे जैसे आप पीएच बढ़ाओगे 7.4, 8, 10 या फिर इधर 5, 4 ऐसा कम, जैसे जैसे आप पीएच बढ़ा रहे हो एक्टिविटी कम हो रहा है, जैसे जैसे पीएच कम कर रहे हो एक्टिविटी कम हो रहा है। क्लियर। ये भी कैसा कर रहा है, बेल शेप कर रहा है, ठीक है। ये भी कैसा कर रहा है, बेल शेप कर रहा है। चलो टाइम कम है तो बस इसका मैं क्या करता हूँ, एक बार एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ दोनों का कि क्यों कम हो रहा है। उसके बाद तीसरा फैक्टर हम कल देखेंगे कंसंट्रेशन के हिसाब से।
और कंसंट्रेशन जब मैं बताऊंगा तो वहां पे मैं आपको कल एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, मैं चाहता हूं कि माइक ऑन करके आप उसका आंसर भी करो, ठीक है। टेम्परेचर 37 पे बेस्ट एक्टिविटी कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं पीक हाईएस्ट एक्टिविटी, यहाँ पे 37 पे, राइट। 37 से जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 38, 39, 40, मैंने आपको क्या कहा, एंजाइम्स वर्क एट देयर टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में बहुत सारे बॉन्ड थे, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक फोर्स, वैन वाल इंटरेक्शन। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये बॉन्ड्स ब्रेक होना चालू होंगे। बॉन्ड्स ब्रेक होने से एंजाइम अपना शेप लूज करेगा, शेप लूज करेगा तो उसका एक्टिव साइड भी डिस्टर्ब हो जाएगा। एक्टिव साइड डिस्टर्ब हो जाएगा तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, बाइंड नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एंजाइम का एक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो बॉन्ड टूट रहे हैं और एंजाइम का जो स्ट्रक्चर लॉस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। तो इसको लिख दिया अपन ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। और टेम्परेचर आप कम करोगे तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, देयर इज चांस ऑफ कोआगुलेशन, थक्का जमने का चांस है, प्रोटीन थक्का अपना शेप लूज कर सकता है कोआगुलेशन होने के कारण। तो उससे भी क्या हो जाता है, प्रोटीन का एक्टिव साइड खराब हो जाता है और कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, और इससे क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उसके बाद देखो पीएच से कैसे चेंज हो रहा है ना। पीएच 7.2 7.4 ये आपका नॉर्मल पीएच है, बढ़िया काम कर रहा है सर एंजाइम। जैसे ही आपने पीएच बढ़ाया, पीएच बढ़ाने से क्या हुआ, आपको याद होगा मैं आपको आइसोइलेक्ट्रिक पीएच बताया था। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के बाद में आपको बताया कि एसिडिक पीएच में उसका चार्ज बदल जाता है, बेसिक पीएच में उसका चार्ज बदल जाता है। तो जैसे ही आप पीएच बढ़ाओगे, चेंज करोगे, तो जो अमीनो एसिड जिसका प्रोटीन बना हुआ है उसके अमीनो एसिड का चार्ज ऊपर नीचे बदलने लगेगा। बदलने के कारण जो आपस में प्लस और माइनस पहले इंटरेक्ट कर रहे थे अब वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो टर्सरी स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली लो पीएच में भी चार्ज बदल जाएगा। चार्ज बदलने से इंटरेक्शन जो आपस में पहले प्लस माइनस आमने सामने आ रहे थे अब दोनों माइनस माइनस हो गए मान लो, या फिर दोनों प्लस प्लस हो गए, दोनों माइनस माइनस हो गए, तो इंटरेक्शन अब नहीं होगा, रिपल्सन होगा, तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर चेंज होने से एक्टिव साइड खराब, एक्टिव साइड खराब होने से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करने से एंजाइम एक्टिविटी लूज हो जाएगा। और ये भी कैसा कर्व है, बेल शेप कर्व है, किसमें, पीएच के साथ में, टेम्परेचर के साथ में। आई होप दोनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा और ये ग्राफ भी जो आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एक टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्लियर। और इसके बाद तीसरा नंबर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ेगा, ये कल देखेंगे अपन कि सबस्ट्रेट बढ़ाने से एंजाइम का एक्टिविटी कब तक बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ये कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर द क्लास, लेट्स मीट टुमारो।